हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारी यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम इंग्लिश के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ प्लूरल। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉग, ऑप्शन बी है फॉक्स, ऑप्शन सी है गोट, ऑप्शन डी है माइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइस। ठीक है, माउस का जो है प्लूरल क्या है, माइस। MOUSE, माउस मीन्स चूहा। ठीक है, इसका प्लूरल क्या है, माइस है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। ऑप्शन ए है डॉग्स, ऑप्शन बी है मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी है कैट्स, ऑप्शन डी है कार्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को एक वचन यानी कि सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए डॉग्स, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी कैट्स, ऑप्शन डी कार्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द के अंत में एस लगा है, लेकिन यह एक विषय का नाम है। ठीक है, और जो क्या है, एक सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है, यानी बहुवचन में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथमेटिक्स। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन ए है ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ऑप्शन बी ए हाउस वॉज बॉट फॉर 50 lakhs, ऑप्शन सी आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ऑप्शन डी ही वॉज हिट बैडली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। ठीक है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है, इसमें जो है सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है, यानी एक्शन करता है। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, तो मैंने खुद अनुरोध करने का काम यहाँ पे सीधे किया है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। बाकी सारे पैसिव वॉइस में हैं। ठीक है, वॉज आस्क्ड है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, वॉज बॉट है, और इसमें क्या है, वॉज हिट है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, ऑप्शन बी है आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ऑप्शन सी है ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द above sentence, what is the status of the two these। ठीक है,
कह रहा है कि यह वही आदमी है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। ऊपर दिए गए वाक्य में दोनों द, ठीक है, द शब्दों का स्थान कौन सा है, वो क्या है, वर्ब है। ऑप्शन ए है वर्ब, ऑप्शन बी है नाउन, ऑप्शन सी है कंजंक्शन, ऑप्शन डी है डेफिनिट आर्टिकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये, डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में 3 जो है आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो जो है द जो होता है, या बहुत लोग इसको दी भी कहते हैं, तो इसको जो है डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित जो है उपपद कहा जाता है, क्योंकि यह किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु को दर्शाता है। द मैन, द पुलिस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, द मैन और द पुलिस, तो ये क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट, ठीक है, इन द above sentence point out the gender of the word students। ठीक है, कह रहा है कि ये छात्र सबसे ज़्यादा आज्ञा ना मानने वाले यानी कि उदंड हैं, डिसओबीडियंट हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में स्टूडेंट्स यानी छात्रों का जो है हमको जेंडर बताना है। ऑप्शन ए है, क्या है, फेमिनिन, ऑप्शन बी है जो है कॉमन जेंडर, ऑप्शन सी है मैस्कुलिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन जेंडर। क्या है ये, कॉमन जेंडर है। ठीक है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी या छात्र शब्द का प्रयोग लड़के और लड़की दोनों के लिए किया जाता है, तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर भी महिला और पुरुष दोनों का बोध हो सकता है उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड और स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हो गए, कॉमन जेंडर होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। इन द सेंटेंस, ठीक है, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह सड़क के किनारे जा रहा था। इस वाक्य में टेंस बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी है पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन सी है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वाज गोइंग, क्या दिया है, वाज गोइंग। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में जब भूतकाल में, ठीक है, कोई कार्य जारी रहने का बोध होता है, तो हो रहा होता है, तो वहाँ पे रहा था, रही थे, रहे थे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, और इसका जो है रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है कि भाषा सीखना कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए है राइटिंग, ऑप्शन बी है रीडिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग से शुरू होता है। ठीक है, भाषा सीखने के 4 मुख्य क्या हैं, कौशल है यानी स्किल्स हैं, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग,
जो है रीडिंग राइटिंग। ठीक है, कोई भी बच्चा सबसे पहले दूसरों की बातें सुनकर यानी कि लिसनिंग से ही भाषा को ग्रहण करना शुरू कर देता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री। ठीक है, रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है, कह रहा है कि एक भाषा की कक्षा में कविता पाठ यानी रेसिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ऑप्शन बी टू एंजॉय द अप्रिसिएट द पोएम, ऑप्शन सी टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम, ऑप्शन डी to become aware of the poet and his or her work। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगाना, लय ताल को समझाना और कविता का आनंद लेना यानी कि एंजॉय करना तथा उसकी सुंदरता को महसूस करना होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे सही आर्टिकल भरिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ए और एन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे यूरोपियन दिया हुआ है, यूरोपियन की शुरुआत भले ही ये जो है ई से हो रहा है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो पढ़ते हैं ऐसे, यूरोपियन ऐसे होता है ना। तो हमारा पहला क्या आ रहा है, पहला वर्ड या यानी यू आ रहा है, जो क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए का यूज होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, एलिफेंट। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है, एलिफेंट में ए आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्वर है यानी कि वॉवेल है। ठीक है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि इसमें से सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। कृपया कहानी का वर्णन करें। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। इसके ठीक बाद किसी भी प्रीपोजिशन जैसे अबाउट, ऑफ, टू, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, ए प्रिजनर वाज, ठीक है,
एक्यूज्ड डैश मर्डर, कह रहा है कि सही प्रीपोजिशन यहाँ पे भरकर जो है रिक्त स्थान की क्या करें, पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट करें। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है कि एक्यूज्ड जो होता है, एक्यूज्ड मतलब आरोपी होना, इस शब्द के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो ये नियम याद कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। ऑप्शन ए है क्लेवर, ऑप्शन बी है इग्नोरेंट, ऑप्शन सी है एक्टिव, ऑप्शन डी है गिल्टी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनोसेंट का हमको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, गिल्टी। गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी या अपराधी। ठीक है, अपराधी। बाकी ऑप्शन का मतलब क्लेवर मीन्स चालाक होता है, इग्नोरेंट मीन्स होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर अज्ञानी। ठीक है, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी गिल्टी। ठीक है, इनोसेंट का अर्थ क्या होता है, इनोसेंट का अर्थ होता है बेगुनाह, यानी कि जिसने कोई अपराध ना किया हो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा गिल्टी, यानी जिसका अर्थ होता है दोषी, यानी कि जिसने अपराध किया हो। इसका मतलब दोषी और इसका मतलब होता है बेगुनाह। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। कह रहा है सिग्निफिकेंट का क्या बताना है, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोमिनेंट, ऑप्शन बी है मैग्निफिसेंट, ऑप्शन सी है एफिशिएंट, ऑप्शन डी है इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इम्पॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसका कोई विशेष महत्व हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट। तो इसी से मिलता जुलता सब क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, उसका मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। बाकी जो है वर्ड उसका मीनिंग जान लेते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य या विशिष्ट, मुख्य या विशिष्ट। मैग्निफिकेंट का मतलब, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य या शानदार। क्या, भव्य या शानदार। और एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या सक्षम, कुशल या सक्षम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका सही सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इम्पॉर्टेंट। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अंत में सफिक्स यानी कि प्रत्यय जोड़कर उसे क्या बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑक्स में अगर हम en जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सन, तो ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों जो है उसमें अगर हम es जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? es, तब वो बहुवचन बनेगा, en जोड़ने से नहीं बनेगा। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए प्रोनाउन का क्या करना है? चयन करना है। क्या भरा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी, योर्स। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाक्य के अंत में, ठीक है, माइन, माइन क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग इसमें हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? मेरी। ठीक है, इसी तरह वाक्य के खाली स्थान में भी एक क्या? पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन था, इसलिए यहाँ पे भी एक पोजेसिव प्रोनाउन की क्या है? आवश्यकता है, जो बिना किसी नाउन के अकेले आ सके। तो योर्स एक क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है तुम्हारी। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। यह ड्रेस यानी कि पोशाक तुम्हारी है और वह मेरी है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हैव द गर्ल्स आस्क दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया है उसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, दिया गया वाक्य जो है, दिया गया वाक्य यानी कि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जो हमको सेंटेंस दिया है, और इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, वाक्य है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? दिस क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है? एक सिंगुलर है, इसलिए जो है, इसलिए वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी? हैज से होगी। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पैसेज दिया हुआ है और उससे हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस पैसेज से। तो पैसेज क्या है? Yesterday, 2 brave children of Gangapur were awarded Brave Hearts Award. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Hers, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. ठीक है, Garima has been awarded for her presence of mind. ठीक है, कह रहा है हमसे कि यस्टरडे 2 ब्रेव, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर, कह रहा है कि कल गंगापुर के 2 बहादुर बच्चों को, ठीक है, क्या मिला है? ब्रेव हार्ट्स अवार्ड मिला है, यानी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अत्यधिक निस्वार्थता और साहस का
परिचय दिया है। ठीक है, ठीक। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष का कौन है, 12 वर्षीय लड़के हर्ष ने अपने गांव के पास बहने वाली, ठीक है, गांव के पास बहने वाली नदी में एक छोटी बच्ची को डूबने से क्या किया है, बचाया है। ठीक है, अलोंग हिज विलेज। गरिमा जो है, गरिमा हैज़ बीन अवॉर्डेड, तो गरिमा को उनकी सूझबूझ यानी हाजिर जवाबी के लिए सम्मानित किया गया है। गरिमा को उसकी सूझबूझ के लिए सम्मानित किया गया है। तो आप इसका जो है पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से रिलेटेड, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। कह रहा है कि गंगापुर किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है कॉमन नाउन, ऑप्शन बी है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी है मटेरियल नाउन, ऑप्शन डी है प्रॉपर नाउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, प्रॉपर नाउन है। गंगापुर एक विशेष स्थान या गांव का नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। क्या होता है, बहादुर। ठीक है, तो इसमें ये ब्रेव शब्द पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भेद है, यानी कि वो क्या है। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है प्रोनाउन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है प्रीपोजिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। यह शब्द बच्चों यानी चिल्ड्रन की क्या कह रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। ऑप्शन ए है काऊ, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है एयर, ऑप्शन डी है क्लास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनेक्शन, ऑप्शन बी है बॉय, ऑप्शन सी है वुमेन, ऑप्शन डी है फ्लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन एक क्या है, विचार या भाव है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गया। बाकी बॉय वुमेन ये क्या हो गए, बॉय और वुमेन कॉमन नाउन हो गए, और जो है प्लो क्या हो गया, ये हल एक क्या हो गया, वस्तु हो गया। फ्लो मीन्स होता है हल, ये एक वस्तु हो गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। ठीक है,
कह रहा है कि एडवर्सिटी में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है कॉमन नाउन, ऑप्शन बी है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन डी है कलेक्टिव नाउन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति या कठिनाई। ठीक है, विपत्ति या क्या है? कठिनाई। ठीक है, तो एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति या कठिनाई। तो ये एक स्थिति या दशा का नाम है, ठीक है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड? इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है में हार्ड शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर नाउन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब। यहाँ हार्ड शब्द क्या है? क्रिया है। कौन? वर्किंग का, वर्किंग यहाँ पे क्रिया है यानी वर्ब है, तो वर्किंग मीन्स होता है काम करना की विशेषता बता रहा है हार्ड शब्द, इसलिए काम कैसे हो रहा है ये हमको बता रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ कंजंक्शन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है शी इज awfully busy, ऑप्शन बी आई एम नो बॉडी फॉर यू, ऑप्शन सी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, ऑप्शन डी माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शी इज पुअर बट शी इज माई नेचर हॉस्पिटेबल। ठीक है, इस वाक्य में बट जो दिया है वो बट मीन्स होता है लेकिन, ये दो अलग अलग वाक्यों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। तो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कह रहा है कि उस वाक्य को पहचानिए जो किस में हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, ऑप्शन बी है सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी है योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, ऑप्शन डी है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी में आई हैव फिनिश्ड माई वर्क दिया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की स्पेलिंग यानी वर्तनी गलत है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? डेरोगेटरी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? DEROGATORY। ठीक है, बस यहाँ ए की जगह ओ होना चाहिए था, तब ये सही होता। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या मतलब होता है? अपमानजनक। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शन का मतलब देख लेते हैं, मीनिंग। ऑप्शन ए है डेशिकेशन मीन्स क्या होता है? निर्जलीकरण या निर्जलीकरण प्रक्रिया, डेशिकेशन होता है। ठीक है, निर्जलीकरण प्रक्रिया। और उसके बाद क्या है? डेरोगेटरी तो हम लोग देख लिया। ऑप्शन बी क्या है? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मीन्स क्या होता है? वंशज या फिर संतान। ठीक है, डिसेंडेंट मीन्स। और डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। ठीक है, और लास्ट है डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस मीन्स होता है त्वचा की सूजन। ठीक है, इसका मतलब होता है त्वचा की सूजन। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा सही है? सी, डेरोगेटरी। इसका सही आंसर, सही स्पेलिंग बता दिया है, DEROGATORY। ठीक है, डेरोगेटरी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। ऑप्शन बी है ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ऑप्शन सी है सी राइट्स वेल। ऑप्शन डी है आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट। ठीक है, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इस वाक्य में किल्ड, किल्ड मतलब मारा। ठीक है, मारा क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? ए स्नैक पे। ठीक है, स्नैक यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सांप, सांप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन ए है I come from a rich family. Option B, you can do all this is no time. Option C, he does not listen to me. Option D, they are very gentle people. क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निगेटिव है यानी नकारात्मक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट लिसन टू मी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है? एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक। क्या है? विस्मयादिबोधक, बोधक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ऑप्शन बी व्हाट डू यू नो अबाउट एंशियंट इंडिया। ऑप्शन सी विच इज़ योर फेवरेट बुक। ऑप्शन डी हिज क्रूलिटी न्यू नो बाउंड्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, तो जो वाक्य मन के अचानक उठने वाले भाव जैसे आश्चर्य, दुख, खुशी को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी होते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए है दे आर वेरी वाइज पीपुल, ऑप्शन बी है यू नो मी वेल, ऑप्शन सी है शी डज नॉट सिंग, ऑप्शन डी है वन हु डज नॉट लीव वंस कंट्री इज अ रेस्ड पर्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है यानी प्रिंसिपल क्लास होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि आश्रित उपवाक्य, आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, और जो किससे जुड़ा रहता है, हु, विच या फिर बिकॉज से। ठीक है, बिकॉज से। तो यहाँ हु का प्रयोग हुआ है, वन हु डज नॉट करके वाक्य को क्या किया गया है, जोड़ा गया है हु का यूज करके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में यूपी टेट प्राइमरी के इंग्लिश के 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।